कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मास्टर प्लान बनाना शुरू किया है, अब जो नए तरीके से, अब तक जो भारतीय जनता पार्टी का प्लान था उस प्लान के बारे में हम आपको बताते आए हैं, लेकिन अब उसको अपग्रेड किया जा रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के विरुद्ध चुनाव लड़ करके नीतीश कुमार को बड़ी मुश्किल में डाल दिया था और उनको 43 पर ही रोक दिया था। नीतीश कुमार की जरूरत क्यों थी? तो नीतीश कुमार की जरूरत इसलिए थी कि महिलाओं का वोट प्लस लौकुश का वोट उनको जाता था। 3 ऐसे बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 1 दर्जन के आसपास ऐसे जातीय पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव को प्रभावित करेंगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर है और भीतर की बात में आज हम आपसे बात जो करने आए हैं वो बात युद्ध से अलग है, जातीय जनगणना से अलग है, लेकिन बिहार के चुनाव से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखती है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर के चाहे जितनी भी बातें आप कह लें कि युद्ध का इस पर क्या असर पड़ेगा, भारत पाकिस्तान के रिश्तों का क्या असर पड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का क्या असर पड़ेगा, या फिर जातीय जनगणना का जो फैसला किया गया उसका क्या असर पड़ेगा, तो सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि चुनाव और चुनाव में आम जनता जो बातें सोचती है, समझती है, देखती है, उसके आधार पर अपना एक मंतव्य बनाती है और उसी के आधार पर चुनाव होते हैं, वोटिंग किए जाते हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जबकि 2025 के चुनाव की रणभेरी फूकी जा चुकी है, हमने पहले भी आपको बता दिया है बहुत स्पष्ट तरीके से कि युद्ध अगर होता भी है तो चुनाव के नहीं टलेगा। ऐसा पहले भी देखा जा चुका है कि युद्ध की कई बार स्थितियां आई हैं, लेकिन चुनाव अपने नियत समय पर हुए हैं और ये भी चुनाव नियत समय पर होंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव वक्त से पहले भी कराए जा सकते हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी रणनीति है वो ये रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मास्टर प्लान बनाना शुरू किया है, अब जो नए तरीके से, अब तक जो भारतीय जनता पार्टी का प्लान था उस प्लान के बारे में हम आपको बताते आए हैं, लेकिन अब उसको अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान बनाया उस प्लान में नीतीश कुमार साइड में है। नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी कैसे बिहार में अपनी सरकार बनाएगी और कैसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, इस दिशा में यदि आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको सीधे तौर पर लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ गई है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में कार्यक्रम लगाया जाना इस बात की तरफ इशारा करता है, और खास करके तब जब देश में सबसे ज़्यादा टेंस माहौल हो और सभी जगह के कार्यक्रम रद्द कर दिए जाते हो लेकिन बिहार वाला कार्यक्रम किया जाता हो, तो इसके पीछे का कारण भी आप समझ सकते हैं। तो वहीं इस बात को समझ करके कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये बात जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी का पीछा करने के लिए उसे भी अपने सहयोगी दलों को, क्षेत्रीय दलों को कहीं ना कहीं अब माइनस करना पड़ेगा और अपने खुद आगे बढ़ करके अपने हाथ में कमान लेना होगा। और यही स्थिति जो आपने देखा होगा कांग्रेस ने बिहार में किया है, और राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीठ पर खड़े हैं। जितना बार आते हैं उतना ही बार राहुल गांधी भी बिहार में आकर के माहौल को बदलते हैं और बहुत हद तक उन्होंने माहौल को बदला भी है। लेकिन जब 2025 का चुनाव होगा तो क्या उसके असर जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है, जो उस रणनीति बना रही है, उस रणनीति, उस मास्टर प्लान के साथ होगा क्या, उसका फायदा मिलेगा क्या, ये सवाल हमेशा से सबके जहन में है। और हमने भी इस सवाल को जब आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया तो 2020 के चुनाव, 2015 के चुनाव, 2010 और 2005 जो साथ मिलकर के बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड लड़ी एनडीए गठबंधन के तहत, उसके हमने आंकड़े निकाले, खाका निकाले, और उसके आधार पर जो हमने देखा उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार में कुछ अलग करना चाहती है। क्या अलग करना चाहती है, इसके लिए आपको आंकड़ों में समझना पड़ेगा कि जो वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें हमने आपको बताया था कि 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अलग होकर के चुनाव लड़ रही थी, नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं थे, तब एनडीए गठबंधन में रह करके भारतीय जनता पार्टी को बेहतर विकल्प माना गया था ईबीसी के द्वारा। गैर यादव ओबीसी और ईबीसी, इसने जो वोट किया था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया था और भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। भारतीय जनता पार्टी के अपने वोट में जो इजाफा हुआ था उसमें 8% के आसपास वोट इस ईबीसी और ओबीसी का आया था, गैर यादव ओबीसी का। नीतीश कुमार भले ही, जैसे आपने 2020 में भी देखा होगा कि महागठबंधन को 43% और एनडीए गठबंधन को उससे कम आने के बाद भी सरकार एनडीए गठबंधन की बनी। बहुत कांटे की लड़ाई थी और इसमें तेजस्वी यादव लगभग 10-12 हजार वोटों से पिछड़ गए थे।
वरना उनकी सरकार बन गई होती। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है और जो पिछले रिकॉर्ड को हम देखते हैं तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से 2020 के चुनाव में जो परिणाम हमारे सामने आए थे उसमें राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी, 75 सीटें जीता था। दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी थी जिसको 24% वोट मिला था और उसके 74 सदस्य जीत करके आए थे। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड का नंबर था जो 43 जीत करके आई थी। उसके बाद कांग्रेस का नंबर था जो महागठबंधन का हिस्सा थी। चौथे नंबर पे 19 सीट जीत करके आने वाली कांग्रेस थी जो 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उसके बाद फिर महागठबंधन की ही एक घटक दल थी जो 5वें नंबर पर थी और वो लेफ्ट की पार्टी थी। छठे नंबर पर AIMIM जो दूसरे गठबंधन जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन था, ग्रैंड अलायंस, उसमें से 6 सीटें जीत करके आई थी, जिसमें से 5 सीट जीत करके AIMIM आई थी और 1 सीट बसपा को मिला था। 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी भी लड़ी, लगभग 140 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 1 सीट जीत करके आई थी। 9 सीटों पे वो दूसरे नंबर पे रही थी और बाकी के लगभग 30 से 35 सीटों पे उसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के विरुद्ध चुनाव लड़ करके नीतीश कुमार को बड़ी मुश्किल में डाल दिया था और उनको 43 पर ही रोक दिया था। और उसके बाद 1 सीट जो है निर्दलीय जीत करके आए थे। ये सभी जो आंकड़े बनाए गए थे और जिस तरह की रणनीति बनी थी वो साफ साफ इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं 2020 के आंकड़ों को यदि हम देखें तो उस आधार पर नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो नई रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं जो पत्ता खेला है भारतीय जनता पार्टी में, खास करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने, वो पत्ता साफ साफ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार को ये तो कहा जा रहा है कि आप हमारे लीडर होंगे, आप ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाने की जब बात होती है तो उस पर सभी, कुछ लोगों को छोड़ करके सभी जो है बैकफुट पर चले जाते हैं। खैर, इन सारी बातों को लेकर के जो EBC का वोट बैंक है वो किसके साथ रहेगा, तो एक बात आप समझ लीजिए कि बार बार जो 2005 से पहले के बिहार की बात की जा रही है और तेजस्वी यादव जिस तरह से आम जनता के बीच जाने की शुरुआत कर चुके हैं, लालू स्टाइल में वो अब सड़क पे भी आने लगे हैं। अभी हमने तस्वीर देखा कि एक महिला सड़क पे घायल मिली, उसे तुरंत अपनी गाड़ी पे बैठा करके उन्होंने अस्पताल भेजा। ये तेजस्वी यादव का बदला हुआ स्वरूप है। इस तरह की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया चिराग पासवान से हमने देखा है, पप्पू यादव से हमने देखा है और भी कई नेता हैं जिससे हमने देखा है, लेकिन तेजस्वी यादव इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व नहीं होते थे, बहुत कम निकलते भी थे, लेकिन अब वो निकलना शुरू कर दिए हैं और 2025 के चुनाव की तैयारी वो बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। हालांकि बिहार में इस बार के चुनाव में बहुत सारे ऐसे नए छत्र आ गए हैं जिनके कारण बिहार के चुनाव में काफ़ी कहा जा सकता है कि टक्कर दूसरे तरह का होने जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो रास्ता अपनाया है उस रास्ते से भारतीय जनता पार्टी उस जगह आ सकती है जहां से सरकार बनाने का चाबी जो है उसके हाथ में आए। इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास हैं उन आंकड़ों में साफ साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार की जो महिला वोटर हैं उस पर अपना कब्जा जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत कर दी है। दूसरी तरफ ये बार बार आप सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार भी अपने पुत्र निशांत को हर तरह से ट्रेनिंग देकर के पूरा कर दिए हैं और किसी भी समय निशांत की एंट्री हो सकती है। इससे पहले ये कहा जा रहा है कि निशांत से यात्रा भी कराया जाएगा। नीतीश कुमार यात्राओं के ही सरताज माने जाते हैं और उसी के आधार पर वो अब तक 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। 10वीं बार लेने की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है या नहीं होती है ये तो अभी सवालों के घेरे में है, क्योंकि 2025 के चुनाव परिणाम के बाद जो रिजल्ट आएंगे उस पर निर्भर करेगा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा और किसको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि 2025 में ये खुल्लम खुल्ला जो है कास्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। इससे पहले आपने देखा होगा कि वो दब करके होती थी। MY समीकरण को माना जाता था कि सबसे ज्यादा कट्टर कास्टिज्म वहीं होती है। लेकिन इन सब के बावजूद अब भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना देश भर में कराने की बात कह करके कहीं ना कहीं खुल्लम खुल्ला कास्टिज्म को लेकर के अब चुनावी मुद्दा उसे बनाने की तैयारी में लग गई है। अब इसको लेकर के जो आंकड़े हैं उसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। नीतीश कुमार की जरूरत क्यों थी? तो नीतीश कुमार की जरूरत इसलिए थी कि महिलाओं का वोट अब प्लस लौकुश का वोट उनको जाता था। लगभग 8% के आसपास लौकुश समीकरण का वोट था, तो वहीं महिलाओं का वोट जो है नीतीश कुमार को जाता था। उसमें से 50% सीधे नीतीश कुमार को जाता था, बाकी में बंटवारा होता था। इसको आप 70% तक भी कह सकते हैं और 30% में बाकी लोगों को बढ़ता था। लेकिन अब जो स्थिति आ गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कई योजनाएं लेकर के आने वाली है।
केंद्र की योजनाएं अब बिहार में बड़ी निर्बाध गति से लागू होने लगी है। आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार अब इस पर कोई प्रतिरोध नहीं करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार, याद होगा आपको, 2024 के चुनाव से पहले कहते थे, मीडिया से साफ खुल करके कहा करते थे कि आप लोग हमारी बातें नहीं दिखाते हैं। लेकिन वही नीतीश कुमार अब मंच पे खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी की नीतियों की बखान करते हैं, बड़ाई करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। 2 बार चले गए थे, अब नहीं जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी ये बात समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी जरूरत बन गई है। लेकिन क्या सीट शेयरिंग के समझौते में ये जरूरत नीतीश कुमार की बनी रहेगी? ये सारी बातें कहीं ना कहीं आंकड़ों पर निर्भर करती है। और आंकड़ों की दृष्टि से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के महिला वोटरों पर भले ही भारतीय जनता पार्टी की नजर हो, लेकिन जो सामने नजर आ रहा है उसमें देखा जाए तो एनडीए को जो वोट मिले थे, उस वोट को इस बार हम अगर देखते हैं तो एनडीए के वोट में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इजाफा इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार खुल्लम खुल्ला जो है वोटों की हेरा फेरी और वोटों की उठापटक शुरू होगी। इस उठापटक में एक बात तो साफ साफ नजर आएगी कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें खास करके वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है मुसलमान समाज की। उसके लिए ओवैसी आ चुके हैं बिहार में और ओवैसी जो है तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर जो है वो प्रशांत किशोर बन गए हैं। सीमांचल के इलाकों में हम आपको विस्तृत बताएंगे कि सीमांचल के इलाकों में क्या स्थिति है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 3 ऐसे बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 1 दर्जन के आसपास ऐसे जातीय पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव को प्रभावित करेंगी। और यही कारण है कि चुनाव में इस बार बहुत ही नेक टू नेक फाइट, और खास करके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति में इस बार जीत हार के आंकड़ों में बड़ा अंतर आएगा। या तो क्लीन स्वीप होगा या फिर सरकार बनाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और कभी भी किसी का भी लॉटरी लग सकता है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 36% ईबीसी को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, क्योंकि जिस तरह का माहौल रहा है और जिस तरह के परिस्थितियां और जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया सारे कहानी को, उसमें लालू प्रसाद और एमवाई समीकरण वाले तेजस्वी यादव को इस बात की तरफ इशारा करके कहा गया है कि अगर वो आते हैं सत्ता में तो फिर आपके अधिकारों का हनन हो जाएगा, आप पर उनका दबाव हो जाएगा और फिर से जंगल राज आ जाएगा। और इस डर से ये लोग वोट करते हैं। ये डर का वोट है और इस डर के वोट में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आती है कि इस डर के वोट में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति का सीधा सा आकलन होता है कि इस बार वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो होना है। वोट बिखरेंगे और बिखरने की स्थिति में कहीं ना कहीं जीत हार का आंकड़ा और बाकी की चीजें जो होंगी वो साफ साफ इशारा करेंगी कि किस तरफ पलड़ा झुकता है। आपने पसंगा का नाम सुना होगा। जब भी कोई वजन किया जाता है कोई चीज तो तराजू में जब बराबर नहीं होता है तो पसंगा छोटा सा रख दिया जाता है। वही पसंगा इस बार कौन बनेगा ये देखना दिलचस्प होगा। इसके लिए AIMIM पहले से अपना कमर कस चुकी है। उसके साथ साथ प्रशांत किशोर, रैली भले ही असफल रही हो लेकिन उसके बाद से जो लगातार वो आपने देखा होगा क्लस्टर वाइज जो रैली कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं, उस मीटिंग का फायदा उनको मिल रहा है और उसमें भीड़ भी जुट रही है। तो उससे भी सबसे तेज और सबसे ज्यादा चर्चित अभी IP गुप्ता है, इंडियन इंकलाब पार्टी। लाखों लाख की भीड़ जो गांधी मैदान में उन्होंने जुटाया, उसके बाद से लगातार वो ट्रेंड कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारे में उनकी पूछ हर जगह है। चाहे वो महागठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो या फिर NDA गठबंधन हो या कोई तीसरे मोर्चे की चर्चा हो रही है तो उसमें भी IP गुप्ता का स्थान सबसे ऊपर है। इसके साथ साथ उनके लिए लड़ाई अन्य कई लोग लड़ रहे हैं। अपनी लड़ाई IP गुप्ता तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन IP गुप्ता को अपने पक्ष में लाने के लिए कई लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को साफ साफ देखा जा सकता है। तो इसका मतलब सीधा है कि IP गुप्ता भी इस बार के चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बनकर के उभरने वाले हैं और इनके वोट बैंक का भी असर सरकार बनाने में पड़ेगा। इन सारी परिस्थितियों को अगर बहुत गौर से देखा जाए तो जो वर्तमान में स्थिति नजर आई थी कि 36% EBC, इसके अलावा गैर OBC जो है वो 13%, ये सभी मिल करके एक बात तो साफ नजर आ रही होगी आपको कि 49% होते हैं और 15% सवर्णों का वोट अगर मिला दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये 64% के आसपास हो जाता है और 36% EBC के वोट बैंक को अगर डिवाइड भी कर देते हैं तो मिला जुला करके विनिंग कंडीशन में NDA गठबंधन नजर आता है।
भले ही आप जितने भी सर्वे के आंकड़े देखे होंगे, उन आंकड़ों को अगर अलग रख दिया जाए तो वर्तमान परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कांटे की टक्कर तो होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यह भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपनी रणनीति बना रही है, और नीतीश कुमार अगर सीट शेयरिंग के समझौते में किसी भी तरह का कोई अड़ंगा लग जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कैसे इसको पूरा करेगी, तो उसके लिए कई विकल्प मौजूद हैं। आपको याद होगा कि अभी भी मुकेश सहनी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो एंगल है वो उन्हीं की तरफ झुका हुआ है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उनसे दुश्मनी करके नहीं, बल्कि उनके साथ दोस्ती बनाए रखने के लिए हमेशा से भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती रही, तैयारी करती रही। हालांकि मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए की तरफ नहीं जा रहे हैं, महागठबंधन में ही रहेंगे, और वहां उन्होंने सीट शेयरिंग के समझौते वगैरह की भी बात अपनी कर दी है। लेकिन जब एनडीए की स्थिति गड़बड़ाएगी और एनडीए से घटक दल जब भागना शुरू करेंगे, जैसे आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। तो इन सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना का अनाउंसमेंट करने से पहले जो अपने लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया, उसमें से आपको याद होगा कि 3 पिछड़ा, 2 अति पिछड़ा और 2 सवर्ण को शामिल करके ये बता दिया कि अति पिछड़ा में गैर यादव जो हैं वो उसके साथ रहें, उनको फायदा मिलेगा। उसके बाद अति पिछड़ा अगर नीतीश कुमार के साथ जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो उनको प्रश्रय दे रहे हैं। इसके पहले आपने देखा कि भीम सिंह को भेजा गया, इससे पहले आपने देखा कि धर्मशिला गुप्ता को भेजा गया राज्यसभा। ये सारी चीजें कह करके, और इसके अलावे अभी अभी एक वकील हैं मनन मिश्रा, उनको भी भेजा गया। यानी तीनों वर्गों से उन्होंने भेज करके ये बात साबित कर दिया कि आप मेरे साथ हैं। और चिराग पासवान ऑलरेडी जो है दलित वोटरों के साथ, वोट लेकर के उनके साथ खड़े हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उसमें नीतीश कुमार के बिना भी सत्ता में कैसे पहुंचा जाए, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार इस चीज को समझ करके क्या फैसला लेते हैं। सब कुछ निर्भर करता है आने वाले वक्त में। और इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम से बहुत कुछ स्पष्ट होकर के निकल के सामने आएगा, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो साफ साफ नजर आएगी कि भारतीय जनता पार्टी किस परिस्थिति में, किस स्थिति में अपने आप को बिहार में लॉन्च करना चाहती है और उसके मायने क्या निकलते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816